हर साल मानसून आता है और भारत का एक ऐसा राज्य है जो नक्शे पर धीरे धीरे डूबने लगता है, यानी असम। सोचिए, जिस घर को बनाने में इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, हर साल जून से जुलाई के महीने में वो घर ताश के पत्तों की तरह पानी में बह जाता है। हर साल लाखों लोग बेघर होते हैं, सैकड़ों इंसान और बेजुबान जानवर अपनी जान गंवाते हैं। फिर टीवी न्यूज चैनल्स पर 2-3 दिन ब्रेकिंग न्यूज चलती है, कुछ राहत कोष यानी रिलीफ फंड का ऐलान होता है और अगले ही हफ्ते सब भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हर साल क्यों होता है? क्या असम में आने वाली बाढ़ सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर ये सालों से चला आ रहा ह्यूमन मेड सिस्टमेटिक फेल्योर है? आज के इस वीडियो में हम असम की इस ट्रेजेडी को समझने की कोशिश करेंगे। इसके ज्योग्राफिकल कारण, काजीरंगा नेशनल पार्क का अनोखा इकोसिस्टम, हमारी इंजीनियरिंग की नाकामी और नीदरलैंड का वो मॉडल जिससे दुनिया ने सीखा है कि पानी से लड़ना नहीं है बल्कि पानी के साथ जीना कैसे है। हेलो दोस्तों, स्वागत और खैर मकदम है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड बॉर्डर्स में। दोस्तों, आसाम के मौजूदा हालात को समझने के लिए सबसे पहले हमें आसाम के भूगोल यानी इसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। आसाम का लगभग 40% इलाका फ्लड प्रोन यानी बाढ़ संवेदनशील है, जो नेशनल एवरेज यानी राष्ट्रीय औसत से 4 गुना ज्यादा है। और इन सब के सेंटर में है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती है, जिसे वहां यारलुंग सांगफो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जब ये असम की संकरी घाटी यानी नैरो वैली में एंटर करती है तो इसका प्रेशर और पानी का वॉल्यूम हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है यहाँ पर, यानी गाद, जिसे सिल्ट भी कहा जाता है। हिमालय की पहाड़ियां दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में नई और नाजुक हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो अपने साथ करोड़ों टन मिट्टी, पत्थर और गाद भी बहाकर साथ में ले आती है। जैसे ही नदी असम के मैदानी इलाकों में पहुंचती है, इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और सारा सिल्ट यानी गाद नदी के निचले हिस्से यानी रिवर बेड में जमा होने लगती है। इसका नतीजा ये हुआ है कि नदी उथली यानी शैलो होती चली गई। अब नदी के पास पानी रखने की जगह ही नहीं बची। जैसे ही मानसून में थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, ब्रह्मपुत्र और उसकी 50 से ज्यादा सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। अब आप पूछेंगे कि सरकार ने पिछले 70 सालों में किया क्या है। आइए यहाँ आपको हम थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलते हैं। 1950 में असम में एक जबरदस्त भूकंप आया था, जिसने नदियों के रास्तों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसके बाद सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए एक ही मुख्य तरीका अपनाया, यानी तटबंध, जिसे एम्बैंकमेंट या डाइक्स भी कहा जाता है। यानी नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी या कंक्रीट की ऊंची ऊंची दीवारें बना देना। असम में लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा के तटबंध बनाए गए, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और इसी को कहा जाता है एम्बैंकमेंट पैराडॉक्स। यानी जब नदी के दोनों तरफ दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं तो नदी की सिल्ट यानी उसकी गाद बाहर के मैदानों में फैलने के बजाय नदी के अंदर ही अंदर जमा होती रहती है। समय के साथ नदी का पेंदा यानी रिवर बेड इतना ऊंचा उठ गया है कि आज कई जगहों पर नदी का पानी आसपास के गांवों के लेवल से भी ऊपर बहने लगा है। ऊपर से इनमें से ज्यादातर तटबंध 1960 और 70 के दशक में बने थे। मतलब यह है कि इनकी एक्सपायरी डेट यानी लाइफ स्पैन सालों पहले ही खत्म हो चुका है। जब पानी का दबाव बढ़ता है तो ये तटबंध टूट जाते हैं, और जब एक तटबंध टूटता है तो वो सामान्य बाढ़ या सैलाब नहीं लाता है, बल्कि वो लाता है सुनामी जैसी तबाही, जहां लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिलता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों, आपको याद होगा कि सालों पहले असम के कॉन्टेक्स्ट में ये पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। असम की बाढ़ का नाम आते ही टीवी पर काजीरंगा में डूबते हुए एक सींग वाले गैंडो यानी वन हॉर्न राइनो की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजीरंगा के लिए बाढ़ कोई आपदा नहीं बल्कि एक वरदान साबित होती है? जी हाँ, काजीरंगा का इकोसिस्टम इसी बाढ़ पर यानी इसी सैलाब पर टिका हुआ है। आइए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। बाढ़ का पानी पार्क में उगने वाले जलकुंभी जैसे हानिकारक पौधों को बहा कर ले जाता है। नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, जिससे नई घास उगती है जो हिरन और गैंडे की सबसे अहम खुराक बन जाती है। ये पानी यहाँ की वाटर बॉडीज को रिचार्ज करता है और मछलियों की ब्रीडिंग के लिए सबसे सही माहौल बनाता है। सवाल ये है कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बाढ़ नहीं बल्कि इंसानी अतिक्रमण यानी ह्यूमन इंक्रोचमेंट है। काजीरंगा के दक्षिण में कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियां स्थित हैं। सदियों से जब बाढ़ आती थी तो जानवर आराम से तैरकर इन ऊंची पहाड़ियों पर शरण लेने चले जाते थे, लेकिन आज पार्क और पहाड़ियों के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 37 बन चुका है। होटल, ढाबे और बस्तियां बस चुकी हैं।
आज जब बेजुबान जानवर अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागते हैं तो इन्हें तेज रफ्तार गाड़ियों से या तो कुचल दिया जाता है या फिर वे इंसानी बस्तियों में जाकर फंस जाते हैं। संकट बाढ़ नहीं बल्कि जानवरों के पारंपरिक रास्तों यानी एनिमल कॉरिडोर के बंद होने से खड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई समाधान यानी कोई हल है? क्या कोई ऐसा देश है जिसने बाढ़ पर काबू पा लिया हो? जवाब है नीदरलैंड। नीदरलैंड का 1/3 हिस्सा समुद्र तल यानी सी लेवल से नीचे है। उन्होंने सदियों तक पानी से लड़ने की कोशिश की, दीवारें बनाई, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि आप नदी को हरा नहीं सकते, बल्कि आपको इसके साथ अमन और शांति के साथ रहना होगा। इसीलिए उन्होंने इस फिलॉसफी को अपना लिया, यानी यू कैनॉट डिफीट द रिवर, यू हैव टू मेक पीस विद इट। इसके बाद नीदरलैंड ने शुरू किया एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट जिसका नाम है रूम फॉर द रिवर, यानी नदी के लिए जगह। उन्होंने नदियों को संकरी दीवारों में बांधने के बजाय तटबंधों को पीछे ढकेल दिया ताकि नदी को फैलने की जगह मिल सके। नदी के समानांतर खाली चैनल यानी फ्लड बाईपास चैनल्स बनाए। निचले इलाकों को खाली करवाकर वहां बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए ताकि जब बाढ़ आए तो पानी उन पार्कों में भर जाए और शहर सुरक्षित रह सकें। अब बड़ा सवाल यह है कि असम को इससे क्या सीखना चाहिए? तो जवाब है कि असम में भी हमें फ्लड कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलकर फ्लड मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। हमें पारंपरिक चांग घर, जो मिसिंग जनजाति यानी मिसिंग ट्राइब के बांस के पिलर पर बने हुए घर होते हैं, उसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा। नदियों की ड्रेजिंग और नेचुरल वेटलैंड्स जैसे बील्स को दोबारा जिंदा करना होगा ताकि वो किसी स्पंज की तरह काम कर सके। असम की बाढ़ सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं, ये जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेटिक चेंज, पुराने ढर्रे की इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता की कमी का नतीजा है। ब्रह्मपुत्र असम की जीवन रेखा यानी इसकी लाइफ लाइन है। ये सिर्फ तबाही नहीं लाती है, बल्कि ये असम के कल्चर और उसकी मिट्टी की ताकत भी है। असम के लोगों को हर साल सिर्फ राहत सामग्री यानी रिलीफ मटेरियल के पैकेट्स नहीं चाहिए, उन्हें स्थायी और सस्टेनेबल पॉलिसी चाहिए। जब तक हम पानी के नेचुरल रास्ते में रोड़े अटकाते रहेंगे, नेचर अपने अधिकार हमसे छीनती रहेगी। अब समय आ गया है कि हम नदियों को उनका दायरा वापस कर दें, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। अगर आपको हमारा ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि असम की आवाज सिर्फ खबरों की हेडलाइंस तक सीमित न रहे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।